नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास को भी जैसे हमने दो टॉपिक पढ़े थे आगे, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र। तो उन दो क्लासों में जैसे जोश और जुनून के साथ हमने अपनी क्लास ली थी और हमने जो टॉपिक समझे थे, वैसे आज अपन बायोलॉजी का या हमारे मानव शरीर का अगला तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। और वो तंत्र है जिसका नाम है जनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। जो ये रिप्रोडक्शन वर्ड है वो आया कहाँ से। देखो, इसका अगर अपन मेन मतलब लगा रहे हैं तो ये दो शब्दों से बना है, री यानी पुनः और प्रोडक्शन यानी उत्पादन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री का मतलब पुनः और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। इसका मतलब है कि हम एक चीज से और कोई दूसरी चीज बना रहे हैं, एक चीज से अपन दूसरी चीज बना रहे हैं, तो उसी चीज को अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखो, यह रिप्रोडक्शन का गुण पाया किसमें जाता है, तो जो सजीव होते हैं, सभी सजीवों में एक ऐसा लक्षण पाया जाता है जिसमें कि वो अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तो सजीवों का वह विशिष्ट लक्षण जिसमें वो अपने समान संतति उत्पन्न कर सकते हैं, उसी चीज को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। तो इसको अपन लिखते हैं, सजीवों का वह विशिष्ट लक्षण जिसमें अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। दोस्तों क्या कहलाता है वो, और वो कहलाता है जनन। मान के चलो ये क्रिया होती है सजीवों में कि मेरे पास दो मार्कर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों मार्करों को किसी एक जगह यहां जोड़ के और किसी जगह रख दूं, अगर मैं 5 साल बाद भी देखूं ना, तो मुझे क्या होगा, ये दो के दो मार्कर ही क्या होंगे, प्राप्त। अगर सजीवों में एक नर और एक मादा को एक साथ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उनसे एक अपनी अलग संतति प्राप्त होगी। और जब वो अपनी एक अलग संतति बना रहे हैं तो इसी चीज को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। या अपन बोल सकें अपनी संख्या में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, जनन। अब देखो, सजीवों की बात कर रही है तो सजीवों में मानव भी आता है, जंतु भी आते हैं और हरे पेड़ पादप भी आते हैं। तो क्या पेड़ पौधों में भी जनन पाया जाएगा, तो हाँ जी बिल्कुल, पेड़ पौधों भी जनन करते हैं, जानवर भी जनन करते हैं और मानव भी क्या करता है, जनन। अब ये जनन की प्रोसेस है, तो इसमें अपन देखते हैं जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के प्रकार, तो वैसे दोस्तों अपन बात करें, जनन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लेकिन पेड़ पौधों में क्या हुए, एक अलग प्रकार का जनन पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अपन तीन प्रकार पढ़ते हैं जनन के। इसमें पहला हो जाएगा कायिक जनन, जिसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड टाइप हो जाएगा अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, ये तीन प्रकार के जनन हो गए और इनके बारे में देखते हैं, इनकी अपन डेफिनेशन देखते हैं कि इन चीजों को अपन डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। और इनकी डेफिनेशन में देखें तो सबसे पहले अपन बात करें कायिक जनन। तो दोस्तों देखो, इसमें एक वर्ड आ रहा है काय, और काय का मीन्स होता है शरीर या बॉडी।
काय का मीन्स क्या होता है, शरीर या बॉडी। तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसा जनन जिसमें जनन की क्रिया शरीर के द्वारा की जाती है। और शरीर के द्वारा कैसे की जाएगी दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कोई भी पादप है, उसका कोई भी भाग है, पूरे पादप शरीर का कोई भी भाग है, उसमें अपन क्या करेंगे कि उसके पादप का कोई भी भाग लेंगे और उस कोई भी भाग को अपन जमीन में लगा देंगे। तो क्या होगा, उस जो लगाया हुआ पार्ट है उससे क्या हो जाएगा, एक पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। और जो वहां से अलग पार्ट किया है उसका भी निर्माण हो जाता है। तो कायिक जनन का मतलब होता है कि इसमें किसी भी पादप के किसी भी भाग से जनन की प्रक्रिया हो जाती है और जो नया पादप होगा वो उसी पादप के क्या होता है, समान। तो इसका मतलब यही है कि भाई जनन अपने समान संतति उत्पन्न कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आप आम का पेड़ लगाओ और वहां से गुलाब का पेड़ बन जाए या फिर कोई और ही प्रजाति बन जाए। अगर आप आम का पादप लगा रहे हो तो उससे क्या होगा, आम का ही पेड़ बनेगा। तो ये होता है कायिक जनन। ऐसा जनन जो शरीर के पार्ट के द्वारा या शरीर के किसी भी भाग के द्वारा होता है उसको बोलते हैं अपन कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगली बात करते हैं अपन लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक। लैंगिक में एक शब्द आता है लिंग और यहाँ आता है एक शब्द सेक्स। तो ऐसा जनन जिनमें लिंगों की आवश्यकता होती है या ऐसा जनन जिसमें सेक्स प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अब जब सेक्सुअल प्रोसेस होगी तो इसमें क्या होता है कि हमेशा सेक्सुअल प्रोसेस दो लोगों के बीच होती है, जिसमें एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। एक तो मेल और दूसरा क्या होगा, फीमेल। तो ऐसा जनन जिनमें लिंगों की आवश्यकता होगी उनको अपन बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। और आइए दोस्तों अपन बात करते हैं लास्ट रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखते हैं, इसमें देखो ए का मतलब होता है एब्सेंट, लैंगिक यानी लिंग। ऐसा जनन जिसमें लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है उसको बोलते हैं अपन अलैंगिक जनन। या जिसमें ऐसे एब्सेंट और ये प्रोसेस जिसमें सेक्सुअल प्रोसेस क्या होती है, एब्सेंट होती है, उस जनन को अपन बोलते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो जनन होगा ये होगा भाई स्पोर के द्वारा या बीजाणुओं के द्वारा। ये जनन किसके द्वारा, स्पोर के द्वारा। इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और देखो इसमें स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है और स्पोर टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। तो दोस्तों अपन ने बात करी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर 3। कौन कौन से, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वेजिटेटिव जो बॉडी के पार्ट के द्वारा, ये सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा, और ये एसेक्सुअल इसमें सेक्सुअल प्रोसेस क्या होती है, एब्सेंट। तो ये होते हैं जनन। अब देखो दोस्तों इनमें जनन में होता क्या है कि अगर अपन किसी भी संतति में जनान करवा रहे हैं तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो लोगों की आवश्यकता होगी। अगर कायिक जनन हो रहा है तो उसमें किसी भी बॉडी पार्ट के द्वारा, एक ही पादप के द्वारा किसी दूसरे पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। जैसे मान के चलो अपन किसी भी एल्गी या शैवाल की बात करें तो उसमें उसके कोई भी पार्ट है, जैसे बॉडी पार्ट की उसकी रूट आ गई तो रूट क्या हो गई, पादप से अलग हो गई, तो उस रूट के द्वारा एक नए एल्गी या शैवाल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसको ही अपन बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये अपन ने बात की कि टाइप्स पढ़े अपन ने जनन के। और जनन होता क्या है कि इसमें होता है कि सजीवों का वह विशिष्ट लक्षण जिसमें अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं और इसमें आगे बात करते हैं अपन मानव जनन तंत्र की, कि ह्यूमन में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं दोस्तों, मानव जनन तंत्र की बात करते हैं और मानव में अपन देखते हैं किस प्रकार का जनन पाया जाता है।
तो हेडिंग डालते हैं अपन मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अपन मानव की बात करें तो आप सबकी समझ में आ गया होगा कि मानव में कौन सा जनन पाया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि भाई मानव का एक हाथ टूट के और अलग हो जाए, तो टूटे हुए भाग से एक नए आदमी का निर्माण हो जाए, या फिर हमारे शरीर में ये वापस से हाथ बन जाए, या फिर हमारा सर अलग हो गया और सर से क्या हो गया कि एक नए बालक का निर्माण हो गया, नई संतति बन गई। तो ऐसी प्रोसेस तो क्या होती है, मानव में होती नहीं है। अब इसमें क्या होता है, मानव में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, जिसमें क्या होता है लिंगों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों एक बात और कि अब से पहले जनन की प्रोसेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अपनी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए। अब पहले के टाइम क्या था कि पहले के टाइम संसाधनों की कमी थी, इतनी आर्थिक महंगाई भी नहीं थी, लोग खेती करते अपना काम चलाते और बढ़िया। तो पहले क्या होता कि एक ही आदमी के चार चार पांच पांच छह छह औलादें हो जाती। अब तो बस एक ही नारा चलता है, हम दो हमारे दो, क्योंकि पहले संसाधनों की तो क्या थी, कमी। और जब संसाधन कमी थी तो लोग करते क्या थे, जनन, और अपनी संतान या अपनी संख्या में क्या करते थे, बढ़ोतरी। तो मानव जनन तंत्र में अपन पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। और नर जनन तंत्र में अपन देखते हैं और अपन बात करते हैं कि मानव के नर में या मेल में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, हमारे नर जनन तंत्र में सहायक होती हैं या नर जनन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो अपन देखते, आइए दोस्तों अपन देखते हैं, बात करते हैं कि नर जनन तंत्र में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे शरीर में उपस्थित होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं और वो होता है वृषण या टेस्टिस। वृषण या टेस्टिस, जिसको अपन प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, मानव में जो गैमेट के रूप में शुक्राणु आते हैं उनका निर्माण कहाँ होगा, वृषण में। और वृषण के बाद अपन बात करते हैं तो इसमें आती हैं शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, जिसको अपन बासा क्या कहते हैं, बासा एफ्रेंस, इसको अपन बोलते हैं बासा एफ्रेंस। ठीक है भाई। अब अगली बात करें और इसमें अगली चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं अधिवृषण, एपीडी डाइमिस। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, अधिवृषण या एपीडी डाइमिस। अब अगली चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं शुक्र वाहिनियां, शुक्र वाहिनियां, और इनको अपन बोलते हैं बासा डिफरेंसिया। इनको अपन बोलेंगे भाई बासा डिफरेंसिया। तो अपन ने देखा, क्या देखा, वृषण, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां, और अगली चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं शुक्राशय। इसको अपन क्या बोलते हैं, शुक्राशय। सेमाइनल बेसिकल्स, सेमाइनल बेसिकल्स जो क्या होता है, शुक्राशय। और अगली बात करते हैं अपन शिश्न या पेनिस, शिश्न या पेनिस। और लास्ट होता है अपन की जनन ग्रंथियां, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड।
तो अब देखिए दोस्तों, अपन एक नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग काम करते हैं, नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग काम आते हैं। तो उनमें अपन बात करते हैं वृषण, टेस्टिस, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिकाएं, बासा एफ्रेंस, अधिवृषण, एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिनियां, बासा डिफरेंसिया, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स, शिश्न या पेनिस, जनन ग्रंथियां या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अब देखो दोस्तों कि ये जो सारे के सारे अंग हैं, ये क्या करते हैं, नर में एक जनन तंत्र का निर्माण करते हैं और इनके अलग अलग काम होते हैं। अब देखो, इन्हें अपन कार्यों के आधार पर देखते हैं कि कौन से अंग किसका निर्माण करता है और ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं इसमें जिनके द्वारा एक नर जनन तंत्र का निर्माण होता है। तो अपन एक डायग्राम की सहायता से इनको देखेंगे और अपन को समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार से मानव में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, कौन सा हार्मोन निकल रहा है, किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। तो इसमें आइए दोस्तों, अपन एक डायग्राम की सहायता से इनके निर्माण को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारे वृषण के ऊपर पाया जाने वाला एक आवरण। और वृषण के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं वृषण कोश। वृषण के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिनको अपन बोलते हैं वृषण कोश। और वृषण कोश के अंदर, वृषण कोश दोस्तों एक अपने लटकी हुई थैलेनुमा झुर्रीदार त्वचा से बनी हुई संरचना होती है जो हमारे शरीर के बाहर एक थैलेनुमा संरचना के रूप में लटकी हुई रहती है। इनके अंदर किसका निर्माण होता है, तो इसके अंदर निर्माण होता है वृषण का। और वृषण एक जोड़ी वृषण या संख्या में क्या होते हैं, 2 होते हैं। ये हमारे वृषण होते हैं जो संख्या में क्या होते हैं दोस्तों, 2। अब देखो अगली बात, इन वृषण के अंदर क्या होते हैं, ऐसे कोष्टक या छोटे छोटे कक्ष बने होते हैं। वृषण के अंदर छोटे छोटे कक्ष बने हुए होते हैं। दोनों वृषणों के अंदर छोटे छोटे क्या हुए दोस्तों, कक्ष बने होते हैं। और इन कक्षों के अंदर एक प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिका। इन वृषणों के अंदर ऐसी नलिकाएं पाई जाती हैं जिनको दोस्तों अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिका। ये क्या हो गई, हमारे वृषण के अंदर एक नलिकाएं समान संरचना हो गई जिनको अपन बोलते हैं सेमिनिफेरस नलिका। क्या हो गई दोस्तों, सेमिनिफेरस नलिका। और ये जो सेमिनिफेरस नलिका होती है, इनसे ही किसका निर्माण होता है, स्पर्म या शुक्राणु का। तो अपन इसके बारे में लिखें, इनसे शुक्राणु या स्पर्म का क्या होगा भाई, निर्माण। और शुक्राणु निर्माण की प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिनमें क्या होता है कि वृषण कोश के अंदर वृषण उपस्थित होते हैं। वृषण भी छोटे छोटे कक्षों या कोष्टक के रूप में डिवाइड होते हैं और उन कोष्टकों में सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर शुक्राणु का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। और इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के नीचे ऐसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन
के नीचे क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को अपन बोलते हैं सरटोली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को बोलते हैं भाइयों सरटोली कोशिकाएं, जो काम करती हैं शुक्राणु को पोषण देने का। शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करेंगी, तो वो होती हैं सरटोली कोशिकाएं। तो इनके सेमिफेरस नलिकाओं के जस्ट नीचे एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं को अपन कहते हैं सरटोली कोशिकाएं, जो क्या करती हैं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। और अगली बात सुनो, इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के एंड सिरे पर, अंत वाले भाग पर एक और कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सेल्स का ग्रुप क्या होता है, उपस्थित होता है। इन सेल्स को अपन लीडिंग सेल्स, लीडिंग या लिडिक कोशिकाएं कहते हैं, जो निर्माण किसका करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का क्या करती हैं, स्रावन। टेस्टोस्टेरोन का क्या करती हैं दोस्तों, स्रावन। ये जो लिडिक कोशिका होती है। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मानव के नर में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन होता है। और भी आगे जो हार्मोन होंगे उनकी अपन बात करेंगे, मादा में कौन से पाए जाएंगे, तो मादा में जो पाए जाने वाले हार्मोन है उनकी अपन बात करेंगे दोस्तों मादा जनन तंत्र में। तो यहां देखो, सेमिनिफेरस नलिका तो किसका निर्माण कर रही है, शुक्राणु है, स्पर्म का निर्माण। और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। और लिडिक कोशिकाओं से किसका स्रावन होता है, तो लिडिक कोशिकाओं से स्रावन होता है भाइयों टेस्टोस्टेरोन का स्रावन। तो ये हुई एक वृषण के अंदर की बात। अब देखते हैं वृषण में बाहर की साइड किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए, अब मैं देखो एक ही वृषण में बता रहा हूं और सेम कंडीशन इधर की साइड भी होती है। तो इनमें देखो, इनकी सतह पर ऐसी संरचनानुमा संरचना पाई जाती है, जिनको अपन बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं। और देखो दोस्तों, शुक्र वाहिकाएं इधर पाई जाएंगी, तो ऐसी संरचना में कहां पाई जाएंगी, इधर की साइड। और शुक्र वाहिकाओं का काम क्या होता है कि जो इसके अंदर ये शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणुओं में मिल रहा है, इनको पोषण प्राप्त कर रहा है, तो ये वृषण से उस शुक्राणुओं को अपनी ओर खींचने का या वृषण से बाहर की ओर खींचने का काम करती हैं शुक्र वाहिकाएं। तो ये स्पर्म या शुक्राणुओं को अपनी सतह पर खींचने का क्या करती हैं, काम। तो इसके ऊपर यहां पर एक गुच्छानुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, और वो होता है कौन सा, वो होता है अधिवृषण या एपिडीडाइमिस। ये क्या होता है, अधिवृषण या एपिडीडाइमिस। अब ये जो स्पर्म को शुक्र वाहिकाएं वृषण से बाहर की ओर खींच रही हैं, इनमें स्टोर करेगी कौन, अधिवृषण में जो शुक्राणु आ रहे हैं उनको स्टोर करेगा ये अधिवृषण। और जब ये अधिवृषण यहां से इनको स्टोर करेगा, अब देखो ये संरचना इधर भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई एक साइड ये संरचना पाई जा रही है, ये संरचना पाई जा रही है भाई दोनों साइड। और यहां पर भी देखो, ये हमारा कौन होता है, ये होता है अधिवृषण। तो अधिवृषण का कार्य देखो, ये क्या कर रहा है, शुक्राणुओं को स्टोर करने का काम कर रहा है। और अब अपन बात करें कि शुक्राणुओं का परिपक्वन या मैचुरेशन कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का परिपक्वन भी कहाँ होता है, हमारे एपिडीडाइमिस में या अधिवृषण में। और अपन शुक्र वाहिका के काम की बात करें तो वृषण में जो शुक्राणु है, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, उसको बाहर सरफेस पर खींचने का काम कौन करेंगी, ये करेंगी हमारी शुक्र
वाहिकाएं। तो अब अगला काम होता है और वो होता है शुक्र वाहिनियों का। शुक्र वाहिनियां इस स्पर्म को लेकर जाती हैं ऊपर की साइड। दोनों तरफ से ये क्या होंगी, ये शुक्र वाहिनियां स्पर्म को ले जाएंगी ऊपर की साइड। तो ये जो स्पर्म को ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं उनको बोलते हैं अपन शुक्र वाहिनियां। तो देखो शुक्र वाहिका दोनों सतह पर उपस्थित, शुक्र वाहिका भी दोनों सतह पर उपस्थित। अब ऐसा नहीं है कि ये सर्टोली कोशिकाएं, लिडिग कोशिकाएं, सेमिनिफेरस नलिका केवल एक ही वृषण या टेस्टिस में होती हैं। ये दोनों साइड ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं और अपन दोनों तरह से भी काम करती हैं। अब ये शुक्र वाहिकाएं आगे चल के यहां पर देखो, ये अपन का क्या हो गया, ये हो गया अपन का मूत्राशय। अपन उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे कि भाई मूत्राशय होता क्या है और क्या काम करता है। अब ये संरचना, ये शुक्र वाहिनियां जाके खुलेंगी कहां पर, ये खुलेंगी अपन के मूत्राशय में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इस शुक्र वाहिना जब मूत्राशय में जाके खुलेंगी उससे पहले एक संरचना और पाई जाती है और वो संरचना होती है यहाँ पर, जिसको अपन बोलते हैं, ये संरचना देखो ऐसी संरचना के रूप में एक और अंग या भाग उपस्थित होता है और इस भाग को अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे भाई शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या होता है कि यहाँ पर शुक्राशय पाया जाता है। अब शुक्राशय यहाँ पाया जाएगा तो शुक्राशय क्या करेगा, शुक्राशय से थोड़ा आगे शुक्राशय और यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर जो अपन की जनन ग्रंथि होगी वो प्रेजेंट होती है और इस जनन ग्रंथि को अपन बोलते हैं भाइयों प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। अब शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है, तो ये शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे शरीर में वीर्य या सीमेन का निर्माण करने का काम करते हैं। और जब शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों से वीर्य या सीमेन का निर्माण हो जाएगा तो जो ये शुक्र वाहिनियों के द्वारा स्पर्म लाए गए हैं ये कहाँ मिल जाएंगे, हमारे वीर्य में। तो वीर्य में का निर्माण करने का काम कौन करता है, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियां। और वीर्य में शुक्राणु कहाँ मिलते हैं, तो भाई कहाँ मिलेंगे, ये शुक्राशय में। और अब देखो अगली बात, अब जैसे ये अपन का होता है शिश्न वाला भाग, ये होता है शिश्न वाला भाग, तो इस जगह पर एक और जनन ग्रंथि पाई जाती है। देखो भाई इस जनन ग्रंथि को भी अपन शो करते हैं और इसके कार्य के बारे में भी बताएंगे अपन आपको कि भाई ये जो शुक्राशय की जनन ग्रंथि होती है, तो एक जनन ग्रंथि ये हो गई और एक ही हो गई, तो दो जोड़ी, एक जोड़ी, अब दो जोड़ी हो जाएंगी, एक जोड़ी तो प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगी अपन की और एक जोड़ी हो जाएंगी ये वाली ग्रंथि। और इन ग्रंथियों को अपन बोलते हैं, इस जनन ग्रंथि को अपन बोलते हैं भाइयों काउपर ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। तो इस ग्रंथि को अपन बोलेंगे काउपर ग्रंथि या काउपर ग्लैंड। और इस ग्रंथि का काम क्या होता है, ये क्या करती है कि जब हमारे वीर्य का स्रवण होता है हमारे शिश्न में, जब हमारे शिश्न में, अब एक चीज और सुनो यहाँ, क्योंकि मनुष्य में, मानव में एक ही शिश्न होता है जिसमें क्या है मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होता है एक के, लेकिन मादाओं में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या होते हैं अलग अलग। तो ये क्या करते हैं कि हमारे मूत्र का जो पीएच मान होता है, मूत्र कैसा होता है हमारा, मूत्र होता है हमारा अम्लीय प्रकृति का। तो जैसे ही अगर यहाँ और वीर्य का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.2 से 7.4
4। तो क्या होता है, वीर्य हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है और मूत्र क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का। तो अगर ये हमारे मूत्र का हमने श्रावण किया है तो पूरा श्वसन मार्ग कैसा हो गया, अम्लीय माध्यम। अब जैसे अम्लीय माध्यम में हमारे वीर्य और शुक्राणु आएंगे तो अम्लीय माध्यम में आते ही हमारे शुक्राणु क्या हो जाएंगे, नष्ट। और जब हमारे शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे तो हमारे सीमन या वीर्य का तो कोई सेंस ही नहीं है भाई, कोई काम का ही नहीं है जिसमें शुक्राणु खत्म हो गए, क्योंकि शुक्राणु ही अंडाणु से मिलकर के निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो ये काउपर ग्रंथि क्या करेगी, काउपर ग्रंथि एक तरल क्षारीय पदार्थ का क्या करती है, स्रावन। जैसे ही हमारे सीमेन या वीर्य का स्रावन श्वसन भाग में होगा तो उससे पहले यह काउपर ग्रंथि एक क्षारीय लिक्विड का क्या कर देती है, स्रावन। तो जिससे क्या हो जाता है, हमारे श्वसन मार्ग की जो अम्लीयता होती है, जो हमारे श्वसन मार्ग की अम्लीयता होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म। और जब हमारे श्वसन मार्ग की अम्लीयता खत्म हो जाएगी तो वीर्य का स्रावन होगा तो उसके शुक्राणुओं पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और शुक्राणु जीवित अवस्था में शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो जैसे इसमें ये हमारा हो गया भाई श्वसन वाला भाग। और श्वसन वाले भाग में जैसे इसने काउपर ग्रंथियां एक तरल का स्रावित करेंगी तो माध्यम कौन सा हो गया, क्षारीय माध्यम। और जब क्षारीय माध्यम हो जाएगा तो शुक्राणु यहाँ से आएंगे, तो शुक्राणु आएंगे यहाँ से तो क्या होगा, उनकी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो वो नष्ट होंगे और जीवित अवस्था में शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाला भाग हो गया अपना श्वसन भाग या पेनिस भाग। और ये जो श्वसन के आगे का भाग होता है जिसको अपन यहाँ पर एक छेदनुमा संरचना होती है और इस पूरे भाग को अपन ग्लांस पेनिस या श्वसन मुंड कहते हैं। ग्लांस पेनिस और श्वसन मुंड कहते हैं, जो कि एक बल्ब के आकार का होता है। और दोस्तों अगली बात सुनना कि इस जो श्वसन मुंड पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं टायसन ग्रंथि, जो हमारे शरीर में क्या करती है, एक प्रकार से सेक्स क्रियाओं को जागृत करने का काम करती है। तो इस पर जैसे ही टायसन ग्रंथि पाई जाएगी तो अगर कोई भी चीज इससे टच होगी या हमारे शरीर में सेक्स क्रियाएं जागृत होंगी तो ये क्या होगी, टायसन ग्रंथि क्या कर देगी, अपना काम स्टार्ट कर देती है। और अगली चीज कि ये क्या होता है कि हमारा श्वसन मुंड या श्वसन एक छोटी अवस्था में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे रक्त के कोटर पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में कोई क्रिया जागृत होती है या हमारे शरीर में कोई भी सेक्स हार्मोन के क्या होता है, उत्सर्जन, तो ये खाली रक्त कोटरों में क्या हो जाता है, रक्त का स्रवण हो जाता है। तो जो ये खाली रक्त कोटर हैं इनमें क्या होगा, रक्त भर जाएगा और रक्त भर जाएगा तो हमारा श्वसन क्या है, उदर्भ अवस्था में आ जाता है और एक कठोर संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों यही है हमारा श्वसन का मानव में नर जनन तंत्र। तो इसमें अपन ने बात की थी सर्टोली कोशिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, शुक्राशय और लिडिग सेल्स, वृषण कोश, सेमिनिफेरस नलिका, श्वसन, टायसन ग्रंथि, ग्लांस पेनिस या श्वसन मुंड, अधिवृषण, शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिनाएं, अधिवृषण। तो ये है हमारे मानव का नर जनन तंत्र। और आपने देखा होगा अच्छी तरह से कि किस प्रकार से हमारे शरीर में ये काम करता है। अब देखिए दोस्तों अपन आगे करें, इसका एसएस ले लीजिए आप, और इसमें आपको एक एक संरचना और एक एक कार्य के बारे में बताया गया है।
तो दोस्तों देखो, अगर किसी भी टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं तो उसको इतनी अच्छी तरीका से पढ़िए कि आपको कोई डाउट उसमें उत्पन्न ही ना हो। और भाई यही तो एक जोश जुनून होता है किसी टॉपिक को पढ़ने का, कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसकी बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाओ भाई, ए टू लेकर जेड तक। कि भाई अपन 0% से कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसको 100% तक पढ़ रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, आपको उससे क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। और सब क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि मैंने तो शायद कल ही पढ़े हैं और आज एग्जाम में आ गए। तो दोस्तों तैयारी ऐसी करो कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आए कि आप जब एग्जाम में बैठो तो भाई दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करनी है तो खुद के लिए करो। कि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको खुद को फील हो ये चीज कि हाँ भाई मेरी तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन हो या मत हो, लेकिन खुद की आत्मा को तो संतुष्टि है ना कि भाई मैंने पढ़ाई उस लेवल तक की है और एक अच्छे तरीके से की है। आजकल ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप ज्यादा पढ़ो, आजकल चल रही है स्मार्ट स्टडी। कम पढ़ो लेकिन ऐसा तो पढ़ो कि आपको कोई भी क्वेश्चन उस चीज में से बाहर नहीं जाए। और जिस दिन आपने ऐसी पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आपका सिलेक्शन, आपकी सफलता के एक कदम आगे पहुंचे जाओगे। और फिर आपको जो आपने मंजिल चुन रखी है, एक आप जिस मंजिल को हासिल करना चाहते हो, वो आपसे दूर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे किसका, मानव में नर जनन तंत्र। तो आइए इसके बारे में दो चार बातें हैं वो लिख लेते हैं, और आप, आई होप आपको ये डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन दोस्तों इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वैसे तो देखो आपने समझ ही लिया, और जब एक बार आप किसी चीज को समझ लेते हो तो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन क्या नहीं होता क्रिएट। तो दोस्तों आइए अपन इसके बारे में दो चार बातें ऐसे लिख लेते हैं। तो इसमें अपन लिखते हैं प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग होगा वृषण या टेस्टिस। कौन सा होगा दोस्तों, वृषण या टेस्टिस। अगली चीज स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण। स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण तो वो होता है सेमिनिफेरस नलिकाओं से। सेमिनिफेरस नलिकाओं। और स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस। अगली चीज स्पर्म को पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को पोषण कौन देता है, तो वो देती हैं इनको सर्टोली कोशिकाएं। देखिए दोस्तों, जो बातें आपने एक डायग्राम में समझी हैं बस उनको अपन लिखा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि कभी आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो आप डायग्राम से कोई चीज आपको समझ नहीं आए तो वो क्या है, आप लिखी हुई चीज में पढ़ सकते हो। और भाई एक बार जब आपने पढ़ लिया तो कोई भी आपको ऐसा चीज नहीं मिलेगी जिसमें आपको कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है दोस्तों, और अपन आगे लगते हैं इसमें अगली चीज कि स्पर्म का परिपक्वन या मैचुरेशन। तो स्पर्म का परिपक्वन होता है दोस्तों अधिवृषण में या सेमिनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल, ये देखो सर्टोलिस है, ये सेमीफेरस नलिकाओं, और अधिवृषण। स्पर्म का परिपक्वन कहां होगा दोस्तों, अधिवृषण में। और अब चीज कि स्पर्म के परिपक्वन के बाद शुक्राणु कुछ समय तक अधिवृषण में संचित या स्टोर रहते हैं।
तो स्पर्म के परिपक्वन के बाद शुक्राणु कुछ समय तक अधिवृषण में स्टोर रहते हैं। और भाई एक चीज बताओ कि अब अधिवृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का काम कौन करेगी भाई? शुक्र वाहिनियां। तो अपन बात करते हैं अधिवृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य शुक्र वाहिनियां वासा डिफरेंसिया शुक्र वाहिनी द्वारा किया जाता है। तो अधिवृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य शुक्र वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। अगली चीज दोस्तों, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों के द्वारा एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसे वीर्य या सीमेन कहा जाता है। भाई शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों के द्वारा एक सरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जिसे वीर्य या सीमन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? सीमन में क्या रहता है? शुक्राणु उपस्थित। तो इसमें लिख लेना कि वीर्य में शुक्राणु क्या रहते हैं? उपस्थित होते हैं। अगली बात करते हैं अपन वीर्य के पीएच मान की। तो वीर्य का पीएच मान दोस्तों कितना होगा? तो वीर्य का पीएच मान होगा 7.2 से 7.5। और प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? तो प्रकृति कैसी होगी इसकी? क्षारीय। वीर्य का पीएच मान कितना? 7.2 से 7.5 और क्षारीय। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दूध जो अपन का वीर्य होता है उसमें एक शर्करा पाई जाती है और जिसको अपन बोलते हैं फ्रक्टोज शर्करा। वीर्य में एक फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। वीर्य में क्या होता है दोस्तों? एक फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। और फ्रक्टोज शर्करा का मतलब क्या है कि देखो ह्यूमन के नर में पाई जा रही है फ्रक्टोज शर्करा, और नर में भी कहाँ? वीर्य में उपस्थित। जब किसी के साथ यौन शोषण किया जाता है, बलात्कार जैसी समस्याएं आती हैं, तो क्या होता है? मादा के शरीर में किसको देखा जाता है? वीर्य में उपस्थित इस फ्रक्टोज शर्करा को। क्यों देखा जाता है? क्योंकि फ्रक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? केवल नर में। अगर वहां फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित होती है तो अपन माना जाता है कि किसी के साथ यौन शोषण या बलात्कार जैसी प्रॉब्लम या समस्या उत्पन्न हुई है। तो भाई यौन शोषण में किसको देखा जाता है? फ्रक्टोज शर्करा को देखा जाता है। और फ्रक्टोज शर्करा की उपस्थिति के आधार पर ही उसको दोषी ठहराया जाता है। और अगली चीज लिखते हैं अपन काउपर ग्रंथि के बारे में कि भाई काउपर ग्रंथि का क्या काम होता है। तो काउपर ग्रंथि के द्वारा
एक तरल पदार्थ, एक तरल पदार्थ और कौन सा क्षारीय स्रावित किया जाता है, स्रावित किया जाता है, जिसके द्वारा श्वसन मार्ग की अम्लीयता नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है भाई, कि काउपर ग्रंथियों के द्वारा एक सरल पदार्थ और तरल पदार्थ कैसा होता है, क्षारीय, जिसके कारण क्या होती है कि हमारे श्वसन मार्ग की जो अम्लीयता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अगली बात करते हैं, लास्ट बात, और एक और ग्रंथि होती है जिसको अपन बोलते हैं टायसन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, वो होती है टायसन ग्रंथि। और टायसन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है भाई साहब, तो ये देखो, यह उपस्थित होती है, यह श्वसन के अग्रभाग ग्लांस पेनिस या श्वसन मुंड पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कि टायसन ग्रंथि यह श्वसन के अग्रभाग ग्लांस पेनिस या श्वसन मुंड पर पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने बात की मानव में नर जनन तंत्र। आई होप आपको डायग्राम और रिटन की सहायता से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अपन अच्छी अच्छी वीडियो और अपन के टॉपिक से संबंधित हर वीडियो, कोशिश यही रहेगी कि हर वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। और दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए जो कि किसी कारणवश कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनको साइंस में पढ़ना है तो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। और इसमें क्या है कि हमने जहां तक कोशिश की है, किसी टॉपिक कंपटीशन के लेवल का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हमने यहाँ से मिस किया है। तो ऐसे हमारी वीडियो देखती रहिए भाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में।